हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बोरिंग भी। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर बोरिंग नहीं होता। बोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वो बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है। और यकीन मानिए ये चैप्टर है लेंदी, लेकिन बोरिंग उतना भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है। और इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं इसका पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग टेक्स्ट अपनी बुक्स में से देख लीजिएगा, मैं बता दूंगी कि मैं किस पैसेज को ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं बताती चलूँगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता दूँ कि ये नेल्सन मंडेला कौन है। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, है ना। अपार्थाइड टर्म क्या होती है, जैसे कि इसमें बार बार अपार्थाइड टर्म का यूज़ हुआ है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पर लोगों को उनकी रेस यानी कि वो किस नस्ल के हैं इस बेसिस पे उनको अलग किया जाता है ना। जैसे रंग भेद आप लोगों ने सुना होगा ना, रेसिज्म, यानी काले और गोरे का भेद। तो साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से वहाँ जो लोग थे वो अपने पूरे राइट्स को यूज़ नहीं कर पाते थे। तो मंडेला ने इसके अगेंस्ट वॉर छेड़ी थी। यहाँ पे लिखा है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो उस आज़ादी को पाने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ा, कितनी लंबी वॉक यानी कितनी लंबी जर्नी करनी पड़ी, ये इस बायोग्राफी में है। ठीक है। और ये ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से 10th में डॉन्ड से लेकर लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल, है ना। तो ये कह रहे हैं कि 10 मई है और ये दिन बहुत क्लियर और ब्राइट है। और कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मुझे लगातार बड़े बड़े लोग, डिग्निटरीज और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपनी क्या देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इनाग्रेशन से पहले, यानी कि जब इनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था और इन्होंने जब शपथ नहीं ली थी उससे पहले पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े लीडर्स आकर इनको क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है। और जो ये इनाग्रेशन होगा वो पूरे मतलब सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अब सेकंड पैसेज पे आ जाइए। द सेरेमनीज लुक टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। यहाँ से साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो जो सेरेमनीज होने वाली थी ये कहाँ पर होने वाली थी, जो वहाँ पर सैंडस्टोन में बहुत ही खूबसूरत एम्फी थिएटर बना हुआ है। और ये किसने बनाया है? यूनियन बिल्डिंग्स इन पेरिटोरिया ने बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी सेरेमनीज जो इनकी प्रेसिडेंट की जो शपथ लेने वाले थे ये सारी यहीं पर होने वाली थी। ठीक है। और बहुत सालों से, मतलब कई सारे डिकेड से, कई सारी सेंचुरीज से यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी, यानी कि वही लोग यहाँ पे सुप्रीम माने जाते थे। ठीक है। और अब ये एक रेनबो गैदरिंग हो गया। रेनबो गैदरिंग मीन्स क्या? यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से डिफरेंट तरह के लोग आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गोरे यानी कि वाइट पीपल रहेंगे, नहीं, यहाँ हर तरह के लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो इसलिए ये एक रेनबो गैदरिंग हो जाएगी। ठीक है। और ये लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा होने वाले हैं? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का पहला जो डेमोक्रेटिक इवेंट होने वाला है उसके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको देखने के लिए वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ठीक है। फिर हम लोग इस पैसेज पे आते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनी। यहाँ से लेकर देखिए, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। फिर इनका जो डायलॉग है वो मैं अभी अलग से बताती हूँ। ठीक है। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि वो ऑटम का एक बहुत लवली डे है जब मैं अपनी बेटी जेनी के साथ वहाँ पर गया और पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया और उसके बाद थाबो मेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, उनको शपथ दिलाई गई। और उसके बाद जब मेरा टर्न आया तो मैं मैंने कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, तो वहाँ पे भी है। ठीक है। तो उन्होंने उस संविधान को लिया और अपनी कृतज्ञता, अपना प्लेज उसको ओबे करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने अब उसको अपने हाथ में लिया। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिवोट किया वहाँ पे जितने लोग थे, है ना। और स्पेशली जो इनकी रिपब्लिक थी और जो इनकी कंट्रीमैन थे।
ठीक है। और फिर गेस्ट को और पूरे जो वर्ल्ड जो उनको देख रहा है उसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने क्या कहा। यहाँ पे देखिए इनका जो डायलॉग है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ से लेकर देखिए, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो कह रहे हैं कि आज हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, हम इस जो नई नई लिबर्टी, जो हमें नई आज़ादी मिली है, हम इसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने के लिए, इसको ग्लोरीफाइड करने के लिए यहाँ पर गैदर हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि इतने टाइम से जो मैं ह्यूमन डिजास्टर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, अब मुझे एक उम्मीद है कि एक नई सोसाइटी बोर्न होगी जहाँ पर ह्यूमैनिटी बहुत ही प्राउडली रहेगी। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि इतने टाइम से जो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल साइड करके सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग आगे बढ़ रहे थे और बाकी जो भेदभाव हो रहा था, तो अब ये इस चीज़ को इनका कहना है कि अब ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब यहाँ पर ह्यूमैनिटी को यानी मानवता को नाज होगा, प्राउड होगा। ठीक है। फिर इसमें देखिए, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यहाँ से लेकर देखिए, फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है। आउटलॉज से मतलब ये है कि वो लोग जो लॉ से बाहर होते हैं, ठीक है, आउटलॉज, या जिनको किसी तरह से अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आउटलॉज का मतलब ये है कि जो अफ्रीका में ये अपार्थाइड चल रहा था, जिस वजह से बाकी सारे वर्ल्ड ने, मतलब अदर जो कंट्रीज थे, उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया था, इनसे कोई भी वो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखते थे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आज हम सब जो कभी आउटलॉज घोषित थे, मतलब अभी इस बात को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारी मिट्टी पे, और हम सभी नेशंस के, जो वर्ल्ड के सभी नेशंस हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब उनकी हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको थैंक यू करते हैं कि वो यहाँ पर आए हमारी कंट्री में। और ये जो जीत है, ये क्या है, एक जस्टिस की जीत है, पीस की जीत है, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। ठीक है। फिर इस पैसेज को देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यहाँ से लेकर अदर डिस्क्रिमिनेशन तक, है ना। तो ये कह रहे हैं कि एट लास्ट हम लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर लगे हुए थे, है ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थे कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में भाग नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और जो जो भी तरह से उनको डिप्राइव्ड करके रखा गया था, तो उन्होंने उन सब चीज़ों पे जीत हासिल कर ली है ना। और ये कह रहे हैं कि हमने हमारे लोगों को गरीबी से, अलगाव से, दुख परेशानी, जेंडर और जो भी दूसरे डिस्क्रिमिनेशन थे, उन सभी से बचा लिया है हमने, उनको क्या कर लिया है, ओवरकम कर दिया है। ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यहाँ से लेकर देखिए, गॉड ब्लेस अफ्रीका, है ना। तो ये कह रहे हैं कि नेवर नेवर नेवर, यहाँ पे देखिए रिपीटेशन है, और ये इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अब कभी भी ये खूबसूरत लैंड उस तरह का जो ऑपरेशन था, एक के खिलाफ दूसरे का जो ऑपरेशन था, अब उसको कभी भी ये फेस नहीं करेगी, कभी भी इस चीज़ को झेलेगी नहीं। और जो ग्लोरी ह्यूमन अचीवमेंट्स का जो ग्लोरियस सन है, जो सूरज है, वो अब कभी भी डूबेगा नहीं। यानी कि अब सूरज जो है, किस चीज़ का, यहाँ पे सूरज, उस सूरज की बात मत समझिएगा, यहाँ पे सूरज से कहने का मतलब ये है कि जो इतना लड़ाई करने के बाद इन्होंने जिस चीज़ को अचीव किया है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री इन्होंने अब सेट कर दी है, अब वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और यहाँ पे हमेशा ह्यूमैनिटी रहेगी। ठीक है। और फ्रीडम को ही हमेशा रहने दो, और गॉड अफ्रीका को ब्लेस करें। ठीक है। फिर ये देखिए, पैसेज काफ़ी बड़ा है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑफ फॉर अ स्पेक्टेकुलर आरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यहाँ से लेकर देखिए, फाइनली अ शेरवन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ठीक है। तो कुछ समय बाद इन लोगों ने अपनी आंखें ऊपर की, क्या देखने के लिए, कि वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन जेट्स है, हेलीकॉप्टर ट्रूप्स है, वो वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं जब ऐसा कोई ऑक्यूपेशन होता है, सॉरी, इस तरह का कोई भी इवेंट हो रहा होता है जहाँ पे कोई पॉलिटिकल या कोई भी ग्लोरीफाइड इवेंट हो रहा होता है। बेसिकली हम उसको पॉलिटिकल से ही देखते हैं ना, जो कंट्री से रिलेटेड हो। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है ना, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी जेट हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप्स हैं, वो अलग अलग तरह से यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे उड़ते हुए अलग अलग तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मिलिट्री फोर्स का
दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये उस डेमोक्रेसी का दिखावा कर रहे हैं, उस डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटी अभी अभी आई है उसको दिखला रहे हैं, ये अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। ये डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ का है? अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने का। किसके किसके मतलब सपोर्ट में? तो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, ठीक है। वो उस नए गवर्नमेंट के लिए जो कि बहुत ही फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है। तो सिर्फ कुछ मोमेंट्स पहले ही यहाँ के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो साउथ अफ्रीकन के, वहाँ के जो डिफेंस फोर्स और पुलिस थे, तो इनके जो चेस्ट में से होते हैं ना अपने रिबन्स मेडल्स बहुत सारे ऐसे लगे हुए थे और ये लोग उनको आके सैल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब अब क्योंकि मंडेला जो है अब वो क्या बन चुके हैं, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के, तो अब सभी उनको अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे मंडेला कह रहे हैं, देखिए, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ये कह रहे हैं कि मैं इस फैक्ट को भूला नहीं हूँ कि अभी कुछ साल पहले ही ये मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते, है ना। तो फिर ये कह रहे हैं कि फाइनली इम्पाला जेट्स का एक पूरा झुंड उड़ा और वो अलग अलग कलर्स के उसने वहाँ पे स्मोक छोड़े, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर ये वाला पैसेज देखिए, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यहाँ से देखिए, लिखिए, दे वुड नो सून द वर्ड्स बाय हार्ट, है ना। ये कह रहे हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे हमारे नेशनल एंथम्स होते हैं ना, किसी भी ऐसे जो भी नेशनल सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे हम नेशनल एंथम्स को ज़रूर गाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी नेशनल एंथम्स को गाया जा रहा है ना, जो दो उनके नेशनल एंथम्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम जो ग्रुप ये गा रहा था इसके लिरिक्स को वो उस समय उनको याद नहीं थे, है ना। उसके बारे में उनको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द वो सारे वर्ड्स को, इसके जो नेशनल एंथम थे उन्होंने सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर लिया और उसको समझा भी, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक, that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन मैं जो एक होता है ना कि आपने मैं कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दी हो, तो वो सेंस मेरे अंदर भी था। मंडेला कह रहे हैं कि वो सेंस मेरे अंदर भी था कि मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड था, बहुत ज़्यादा खुश था। तो जो 20वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, तो उससे कुछ साल पहले वो देख रहे हैं कि वहाँ पर एंग्लो पुअर वॉर वहाँ पे छिड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा होता है ना कि एकदम मार काट वाली हाल हो, एकदम शत्रुता वाली, ठीक है। तो इनके बर्थ से पहले वहाँ पे इस तरह की वॉर छिड़ी हुई थी। उसके बाद जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस को पैचअप किया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो रेशियल डोमिनेशन हो, किसके अगेंस्ट? जो डार्क स्किन पीपल हो, है ना, और उनकी खुद की ही लैंड पर। बात समझ में आ रही है? देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वाइट स्किन पीपल कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं, वो उसी ज़मीन के हैं। जैसे अभी हमारे में देखिएगा कि कोई लोग बहुत काले होते हैं, कोई बहुत गोरे होते हैं, तो सेम ये काले और गोरे का भेदभाव ही वहाँ चल रहा था अफ्रीका में, ठीक है। ये आपस में ही ये लोग उनको क्या करके रखे थे? डिस्क्रिमिनेट करके रखे हुए थे कि जो काले लोग हैं वो किसी भी तरह से किसी भी उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही उनको उतनी फ्रीडम और उतने राइट्स मिले हुए थे जितना वाइट लोगों को था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पीपल अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, है ना। यानी कि वो उनकी ही लैंड पर उन्हीं डार्क स्किन लोगों को उन्होंने क्या कर रखा था? डिप्राइव करके रखा था, बहुत सारे उनके जो राइट्स थे उनको रोक के रखा हुआ था, है ना। और जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था इस पूरी डेमोक्रेसी का, जो रूल करने का सिस्टम, किन लोगों ने? जो वाइट स्किन पीपल थे, जिन्होंने ब्लैक स्किन पीपल के खिलाफ क्या बना रखा था कि वो बहुत ही हार्श था, बहुत ही अमानवीय था ना। इन ह्यूमन मीन्स होता है बहुत ही अमानवीय, और सोसाइटी भी इसको, मतलब पूरे वर्ल्ड की सोसाइटीज इसको जानती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब जो 20वीं सेंचुरी का लास्ट डिकेड आ गया, यानी कि लास्ट दशक आ गया है, और मेरी मैं जो हूँ, मैं वो 8th डिकेड का मैन हूँ, और जो सिस्टम है वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और रिप्लेस हो चुका है उससे, जहाँ पे अब लोगों, किस सिस्टम से बदल चुका है? उस सिस्टम से जहाँ पे अब लोगों को उनके राइट्स हैं, उनकी फ्रीडम्स हैं, और उनकी कलर को लेकर, उनकी स्किन का कलर को लेकर कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पैसेज आप लोगों को क्लियर हुआ?
अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, ओके। फिर अब ये पैसेज देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। यहाँ से लेकर देखिए ये जहाँ खत्म हो रहा, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। तो वो कह रहे हैं कि ये दिन जो अभी आया है उससे पहले न जाने कितने लोगों ने, मतलब हजारों, मेरे हजारों लोगों ने ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उन्होंने बहुत सफरिंग्स, बहुत सारा करेज दिखाया, और उनका जो सफरिंग है, उनका जो करेज है, हम ना तो उसको गिन सकते हैं और ना ही उसका बदला चुका सकते हैं, मतलब ना उनको काउंट कर सकते हैं ना रिपे कर सकते हैं। और उस दिन उनको ये फेल्ड हो रहा है कि और बहुत सारे दिन जो था, तो ये अफ्रीकन जो पेट्रियट्स थे वो इनसे पहले ही जा चुके हैं, मतलब कि इतने टाइम से जो इनके साथ थे अब वो लोग इनके साथ नहीं हैं। और ये कह रहे हैं कि वो जो बहुत लंबी और नोबल लाइन थी वो एंड हो चुकी है, और अब ये फिर मेरे साथ शुरू हो रही है, मतलब कि अब मैं जहाँ से खड़ा हूँ अब यहाँ से वो लाइन शुरू हो रही है। यानी कि मेरे आने के, मैं जब प्रेसिडेंट बन गया तो एक ह्यूमैनिटी वाली जो स्पिरिट आई है अब वो वहाँ से फिर से वो शुरू हो रही है, ठीक है। और मुझे इस बात का दुख है, पेन, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा ना कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं ना तो उनको थैंक कर पाया, और मैं उनको थैंक नहीं कर पाया, और वो लोग भी अपने सेक्रीफाइसेस का जो रिजल्ट आया उसको देख नहीं सके। हुआ था ना, जैसे हमारे यहाँ जब फ्रीडम की फाइट हो रही थी तो न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी थी। जैसे हम, अगर हम बात करें शहीद भगत सिंह, सबसे पहले हमारे दिमाग में उनका ही बात नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया था। उन्होंने क्या किया था आप लोगों को पता होगा, हम उतना हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शहीद हो गए, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, किस लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन, है ना। लेकिन क्या वो उस फ्रीडम को देखने के लिए जिंदा बचे? नहीं, वो मर गए, मर नहीं गए, सॉरी, शहीद हो गए, ठीक है। हम उनको मरा हुआ नहीं कहते, हम उनको शहीद कहते हैं, वो मार्टियर्स है हमारे लिए। तो वो इस फ्रीडम को एंजॉय कहाँ कर पाए? वो तो देख भी नहीं सके, एंजॉय करना दूर की बात है, ठीक है। तो वो लोग ये फ्रीडम हमें देकर चले गए। तो वैसे ही मंडेला कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो इतनी मेहनत की, इतने सेक्रीफाइसेस किए, तो वो देख नहीं पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस का क्या रिजल्ट निकला, यानी कि इतना अच्छा रिजल्ट आया कि अब अफ्रीका क्या हो चुका है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो चुका है, ठीक है। ये पैसेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाइए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप, यहाँ से लेकर नीचे तक आइए, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, है ना, थोड़ा लंबा है ये पैसेज। तो ये कह रहे हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी इसने बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले बॉन्ड्स यानी जख्म हमारी कंट्री और हमारे लोगों के दिल में छोड़ दिया है। और हम सब जनरेशन्स तक तो नहीं, लेकिन बहुत सालों तक ऐसा होगा कि हम उस गहरे दुख से अपने आप को रिकवर कर सकें, है ना। होता है ना, कोई कोई जख्म बहुत गहरा होता है जिसको समय भी बहुत आसानी से नहीं भर पाता है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहे हैं। तो फिर ये कहना है कि लेकिन जो इतने सालों, कितने सेंचुरीज से जो ये ऑपरेशन ब्रूटिलिटी चल रही थी, तो इससे और क्या क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इससे ये इफेक्ट हुआ कि इसने कुछ ऐसे महान योद्धाओं को यहाँ पर जन्म दिया, जैसे कि कौन थे? द ओलिवर टम्बोस, द वॉल्टर सिस्युलस, द चीफ ल्यूथरस, द यूसुफ डेडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत क्या थे? हुँ? ये लोग ऐसे थे जिन्होंने इस फ्रीडम फाइट के लिए न जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए, क्या क्या किया। देखिए इन्होंने खुद लिखा, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नन अगेन, है ना। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, किस चीज़ में? करेज में, विजडम में और जेनरसिटी में। यानी इन्होंने बहुत ही साहस से काम लेते हुए फ्रीडम फाइट की, और अब इनके जैसे लोग दोबारा तो नहीं आ सकते। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो इस तरह के ये लोग बने, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि जो इतना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ, इतना ज़्यादा जो ऑपरेशन, इतना ज़्यादा जो सप्रेशन हुआ इन लोगों का जो इतना कहते हैं ना हरासमेंट हुआ, ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से ये ऐसी पर्सनालिटी बोर्न हुई, ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स में आपको पता है कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी रहती है ना, वो हमें या तो अच्छे वे में बदलती है या खराब वे में बदलती है, ठीक है। तो द चेंजेस विच अकर फॉर गुड इज गुड, ओके।
तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि अगर ये लोग इतने महान थे तो इनकी महानता के पीछे, इनकी ग्रेटनेस के पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो वो वही ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन जो इनका हुआ, यानी कि जो ब्लैक स्किन्ड ने इनके साथ इतना भेदभाव किया, उसी की वजह से ये इतने महान कैरेक्टर बन सके। और ये कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स और जेम्स में रिच है। क्यों? क्योंकि ये सब इसके सॉइल में मिट्टी में है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो क्या है, यहाँ के लोग हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो लैंड होती है, कोई भी कंट्री, वहाँ पर उसके मिनरल्स और जेम्स समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मिनरल्स यानी कि वो कुछ भी जो खनिज होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, कोई भी मेटल। और जेम्स यानी कि ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी कीमती पत्थर होते हैं वो, तो वो इस मिट्टी के नीचे हैं। आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस हैं। ठीक है, लेकिन इनको क्या लगता है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो क्या है, यहाँ के लोग हैं। और वो सच में एकदम प्योर डायमंड्स हैं। ठीक है, मतलब वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्योर हैं कि वो डायमंड से उनको कंपैरिजन कर रहे हैं। इट इज फ्रॉम दिस कॉम्रेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। यहाँ से लेकर देखिए, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये इन कॉमरेड्स की जो स्ट्रगल थी, वहां से ही मुझे पता चला कि करेज का क्या मतलब होता है, साहस होता क्या है। और फिर कह रहे हैं कि समय बदला और फिर से मैंने देखा कि बहुत सारे मेन और वीमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा। कि क्यों? इस डेमोक्रेटिक कंट्री को पाने के लिए, इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए, है ना। तो ये देख रहे हैं कि मैंने देखा कि जो मेन थे वो टॉर्चर्स को, अटैक्स को बिना सांस लिए, बिना खुद को तोड़े, मतलब होता है ना, बिना टूटे, वो उसको सामना करने के लिए खड़े थे। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, ऐसी जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो इनको पता चला कि जो करेज है उसका मतलब ये नहीं है कि फियर का एब्सेंस हो जाना। करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है। फियर, सॉरी, करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि आपने कैसे उसके ऊपर जीत हासिल की, यानी आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, आपने उसके ऊपर कैसे विक्ट्री ली, है ना। ट्रिम्फ लिखा है ना, ट्रिम्फ ओवर इट, इसका मतलब है डर के ऊपर जीत हासिल करना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं होता है जिसको डर न लगे, बल्कि वो होता है जो डर से लड़कर उसके ऊपर जीत हासिल कर ले, उसको क्या कर ले, उसके ऊपर विक्ट्री ले ले। ठीक है, डर को हरा दे। वो माउंटेन ड्यू का है ना स्लोगन, डर के आगे जीत है, सेम। ठीक है, अभी इस पैसेज को देखिए। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, दैट कैन बी हिडन बट नेवर स्टिंगाइज्ड, है ना। तो कह रहे हैं कि कोई भी इसलिए पैदा नहीं होता है कि दूसरा इंसान उसको उसके कलर की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से नफरत करे। लोगों को नफरत करनी सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नफरत करनी सीख सकते हैं तो प्यार करना भी तो सीख सकते हैं। अच्छा देखिए, कितनी होता है ना, एकदम कंट्राडिक्टरी बात ये कह रहे हैं कि अपोजिट वाली, कि एक तरफ नफरत सिखाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि अगर लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। और शायद ये कहीं ना कहीं ठीक भी कह रहे हैं। होता है ना कि हम जिसको अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकते उसको हम प्यार से जीतते हैं। ठीक है, और जो लव है, हमारा जो हार्ट है ना, उसमें देखिएगा तो बहुत सारा लव ही भरा हुआ है। हेटरेट तो होता है ना कि कभी कुछ टेम्पररी तौर पे ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आ जाती है, लेकिन बेसिकली हमारा जो नेचर है ना, हम सब प्यार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो लव है वो ह्यूमन हार्ट से बहुत ज़्यादा नेचुरली आती है, जहाँ ना कि नफरत। ये लाइन देखिए, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट अपोजिट। देन इट्स अपोजिट का मतलब है नफरत, है ना। लव का अपोजिट नफरत होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्यार है वो बहुत नेचुरल फीलिंग है, ना कि नफरत। नफरत क्या होती है? जब आपके साथ बहुत गलत हो, या आपको किसी से किसी चीज़ को लेकर होता है ना, आपके विचारों में बिल्कुल अलगाव हो जाए, जब ये वाली चीज़ हो जाती है ना, सिचुएशन, जब आप उसके अगेंस्ट, वो आपके अगेंस्ट हो, तब नफरत कहीं ना कहीं आ जाती है। अदरवाइज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ लव होता है। ठीक है, और जब ये प्रिजन में थे, यानी जब ये जेल में बंद थे, तो ये और इनके साथियों को होता है ना, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि वो सहन करने से बाहर हो जाए, फिर भी ये लोग सहन करते थे। तो ये कहते हैं कि मैंने उनमें से जो इतने सारे गार्ड्स थे जो हमको टॉर्चर करते थे, या वहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ थी,
तो मैंने उसमें सिर्फ एक में उस दया की, उस प्यार की एक झलक देखी, ह्यूमैनिटी की, मानवता की एक झलक देखी, है ना। भले ही 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ये मुझे ये याद दिलाने के लिए सही था कि मैं खुद को एश्योर्ड करूं कि मुझे डेमोक्रेसी ज़रूर मिलेगी और मैं कोशिश करता रहूं, है ना। होता है ना कि कभी कभी एक छोटी सी चीज़ ही आपको मोटिवेट कर देती है, तो लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से घिरे हैं, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी बहुत होती है हमारे लिए उस चीज़ को ओवरकम होने के लिए। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं। तो ये कहने की जो इंसान की जो अच्छाई है ना, वो कुछ ऐसी एक फ्लेम है, एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। यानी जो हमारे अंदर जो अच्छाई है ना, कोई इंसान पूरी तरह से कभी बुरा होता ही नहीं है, ठीक है। उसको होता है ना, उसके जो आसपास के जो हालात होते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और हमारे और आपके लिए वो बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बुरा भी नहीं होता है, ठीक है। ये इसका मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम क्रिमिनल्स को जस्टिफाइड करें। कभी कभी एक इंसान जो भूख से मजबूर होकर चोरी कर रहा है ना, तो उसको आप चोरी नहीं कर सकते हो। वहाँ पे तो हम ह्यूमन जो है ना, हमारी हार होती है कि हम खुद पेट भर के खा रहे हैं और हमारा कोई साथी जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो भूखा सो रहा है। तो वो मानवता की हार होती है, वो चोरी नहीं होती है। तो होता है ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इंसान हार जाता है और कोई ऐसे क्राइम कर बैठता है। लेकिन अगर उसके अंदर सच में इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो वो उस चीज़ से बहुत जल्द अपने आप को छुटकारा दिलाकर फिर से एक अच्छा इंसान बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मंडेला भी कह रहे हैं। अब ये देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यहाँ से लेकर देखिए काफ़ी बड़ा पैसेज है, इसको हम लोग यहाँ तक पूरा पढ़ते हैं। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड ए फादर एंड अ हस्बैंड, ठीक है। यहाँ तक पूरा पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हर आदमी है उसकी लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। कौन कौन? एक तो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और एक ऑब्लिगेशन होती है जो उसके लोग होते हैं, उसकी कम्युनिटी और उसकी कंट्री, है ना। यानी एक आपका परिवार और एक आपका देश, ये 2 ऑब्लिगेशंस आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ये कह रहे हैं जो सिविल और ह्यूमन सोसाइटी है, तो सभी आदमी अपनी अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि सभी बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को ही कर पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने देश सेवा और अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के लोगों का ही भला कर रहे होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा होगा कि कुछ लोग को देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को ही पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट टाइप के होते हैं, ठीक है। आम लोग नहीं होते हैं, जो दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हैं, ना पूरा इधर होते हैं ना पूरा इधर होते हैं, वो बीच से चल रहे होते हैं, यानी कि फैमिली और कंट्री और अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कहते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में एक आदमी के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जो कि मेरे जैसी बर्थ हो और उसका जो कलर है, ठीक है, मेरा बर्थ यानी मेरी पैदाइश और मेरा कलर, जैसे कि मैं जिस नस्ल में पैदा हुआ और जो ब्लैक कलर लेकर पैदा हुआ, तो मेरे जैसे आदमी के लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट था, मतलब कि लगभग इम्पॉसिबल था। फिर साउथ अफ्रीका में क्या कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिसका कलर डार्क हो और उसको ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नहीं समझा जाता, उसको पनिश किया जाता है और आइसोलेटेड किया जाता है, यानी कि उसको लोगों से अलग करके रखा जाता है। और साउथ अफ्रीका में जो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो यहाँ के लोग को उसको क्या होना पड़ता है, अपनी फैमिली से, अपने घर से पूरी तरह से अलग हो जाना पड़ता है और उन लोगों से अलग होकर एक लाइफ जीनी पड़ती है, ठीक है। मैं जैसे कि क्योंकि इनकी सिचुएशन आम लोगों जैसी नहीं है कि वो अपना घर परिवार और देश लेकर साथ में चल सकें, ठीक है। तो इनके जैसे लोग जो उस हाल में पैदा होते हैं, उनको अगर अपने नेशन को सर्व करना है तो अपने परिवार को पूरी तरह से एकदम नेग्लेक्ट करना पड़ता है ना। और क्यों? क्योंकि उनको रेबिलियन, रेबिलियन किसको कहते हैं? ऐसा जो कि रिबेलियन किसको कहते हैं? जो किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाए, है ना, क्रांतिकारी, ठीक है। तो एक क्रांतिकारी बनने के लिए और उसके जो एग्जिस्टेंस है उसका, उसको सीक्रेट रखने के लिए कि हाँ वो एक क्रांतिकारी है, उसको अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रखना पड़ता है, रहना पड़ता है।
क्योंकि अगर जिनके अगेंस्ट वो वॉर कर रहा है, जिनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा रहा है, अगर उनको पता चल गया कि ये इसकी फैमिली है, ये पर्सन है और ये एक रिबेलियन, एक क्रांतिकारी है, तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी टॉर्चर करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत सी देखा भी होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ ये मंडेला भी कह रहे हैं। तो इन्होंने पहले इस चीज़ को चूज़ नहीं किया कि मैं अपने फैमिली की जगह अपने लोगों को सर्व करूं। होता है ना कि आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा एकदम अटैच्ड होते हो, तो इन्होंने भी पहले प्रायोरिटी इनके लिए इनकी फैमिली ही थी, लेकिन उसके बाद वो लोगों को, अपने पीपल को, अपने कंट्रीमैन को सर्व करना स्टार्ट किए। तो इनको ये लगा कि जब मैं एक क्रांतिकारी बन के अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अपने देश की सेवा कर रहा हूँ और इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा हूँ, तब मेरे लिए ये मतलब मुझे ये जो मेरी ड्यूटीज़ थी उन पर रोक लग गई कि मैं एक बेटा, एक भाई, एक फादर और एक हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ है उनको मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, मुझे बिल्कुल रोक दिया गया था। ये पैसेज देखिए, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यहाँ से लेकर आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे साथ ऐसा ये हंगर नहीं थी कि मुझे पैदा होना, सॉरी, फ्री होना है। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर ये इच्छा नहीं थी कि मुझे फ्री होना है या उसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी है। ये कह रहे हैं कि मैं पैदा फ्री पैदा हुआ था और हर वे में फ्री था, जितना कि मैं जानता हूँ कि मैं एक छोटा बच्चा जो होता है ना, बेसिकली यहाँ पे अपने बचपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता है कि हमारी कंट्री के क्या हालात चल रहे हैं, हमें क्या क्या हमें सहना पड़ सकता है आगे चलकर। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं फ्री था उन फील्ड्स में दौड़ने के लिए जो मेरी माँ के खेत के पास, सॉरी, मेरी माँ की हट के पास थे, मेरी माँ की झोपड़ी के पास थे। मैं फ्री था कि मैं वहाँ की जो हमारे गाँव की जो स्ट्रीम थी, नहर, उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था। और मैं फ्री था कि मैं खा सकूं, जो जिन चीज़ों को मैं खाना चाहता हूँ उनको खा सकूं, और मैं धीरे धीरे जो होता है बुल्स की जो स्लो कार्ट होती है उसमें बैठ के मैं कहीं पे यहाँ से वहाँ जा सकूं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं फ्री था। और मैं अपने फादर का और अपने ट्राइब के जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करता था। और मैं अपने किसी भी तरह से, मैं मैन या गॉड के बने हुए किसी भी लॉ से खुद को ट्रबल नहीं पाता था, है ना। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो पूरी तरह से फ्री थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यहाँ से लेकर द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, है ना। तो ये कह रहे हैं ये तब तक था जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं हो गया कि मेरा जो बचपन का, मेरे लड़कपन की जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक सिर्फ छलावा है, वो रियल नहीं है। जब उनको ये पता चला कि मेरे जैसे एक यंग मैन को उनसे किस तरह से फ्रीडम को छीना गया है ना, किस तरह से उनको फ्रीडम से दूर रखा गया, और तब इनके अंदर इस फ्रीडम को पाने की हंगर यानी कि भूख आई, तब उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने की क्या किया, लड़ने के लिए अपना आपको तैयार किया। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट मैं अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था। मैं ये चाहता था कि मुझे रात में देर तक बाहर रहने को मिल जाए और मुझे जो अच्छा लगे या मैं जो चूज़ करूँ वो मुझे पढ़ने की आज़ादी मिले। फिर ये जोहान्सबर्ग की बात कर रहे हैं कि फिर मैं इस चीज़ के लिए मैं फ्रीडम चाहने लगा कि जो भी पोटेंशियल और जो भी मैं अर्निंग करूं मैं खुद रख सकूं, और मैं ये सब कुछ बहुत ही ऑनरेबल फ्रीडम के साथ कर सकूं। फिर और एक मैरिज करके मैं एक हैप्पी फैमिली लाइफ और एक फैमिली रख सकूं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए होता है ना, जो आम इंसानों की जो इच्छाएं होती हैं, तो सेम चीज़ ये भी चाह रहे हैं, पहले एज अ स्टूडेंट, फिर एज अ एम्प्लॉय और फिर एज अ फैमिली मैन, ये उन सारी फ्रीडम्स को चाहते हैं। तो ये चाहते थे कि जो फ्रीडम है वो मेरी जो लॉफुल लाइफ है उसमें कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना बनाए, मतलब कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। ठीक है, यहाँ से लेकर देखिए, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। ठीक है, यहाँ तक देखिए। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं फ्री हूँ, मतलब सिर्फ मैं ही बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरे जो बहन भाई हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी आज़ाद नहीं है, है ना। मतलब इनके कंट्रीमैन जो हैं, जो इनके लोग हैं, वो भी फ्री नहीं हैं।
तो ये कहना है कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, बल्कि ये तो उन सभी की फ्रीडम है, मतलब मेरे पूरे कंट्री मैन की फ्रीडम है। और तब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद इनकी जो फ्रीडम के लिए हंगर थी, जो भूख थी, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई, है ना। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी कंट्री, अपने लोगों के लिए भी वो इस फ्रीडम को पाना चाहते थे। और इनकी जो जो डिज़ायर थी फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के लिए, कि इनके लोग अपनी लाइफ को पूरी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, और वही वैसी लाइफ ये खुद भी चाहते थे। और इसी चीज़ ने एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड मैन बनाया, है ना, जो इस सारी चीज़ों से, जो जो होता है ना कि जो इतने सारे जो उनके पास बाउंडेशन लगे हुए थे, इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो इन सब से खुद को आज़ाद कराने के लिए, कि वो एक क्रिमिनल बनना भी मान गए। क्रिमिनल वो किसकी नज़र में? वाइट स्किन पीपल की नज़र में, क्योंकि उन्होंने इनके जो अपार्थाइड पॉलिसी उसके अगेंस्ट वॉइस उठाई थी, तो उन लोगों के लिए ये क्रिमिनल है। तो इनको क्रिमिनल बनना भी मंजूर था, लेकिन इनको क्या चाहिए थी? फ्रीडम। फ्रीडम नॉट फॉर ओनली हिमसेल्फ बट फॉर द होल नेशन, ठीक है। और इसी फ्रीडम की चाहत ने इनको एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसा आदमी बना दिया जो एक होता है ना, एक ऐसा लाइफ पसंद करने लगे जो जैसे साधु लोग जीते हैं, मतलब कि इनको अपने घर परिवार सबका त्याग करना पड़ा, सभी को छोड़ना पड़ा। ये कहना है कि मैं कोई बहुत वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं इतनी कम और लिमिटेड फ्रीडम को मैं उतना एंजॉय भी नहीं कर सकता। और जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो भी फ्री नहीं हैं, और जो फ्रीडम है वो इनडिवाइजेबल है, यानी कि फ्रीडम क्या है? बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हो। और ये जो चेन्स हैं, चेन्स यानी जो बंधन है, ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं, ये सभी लोगों की बंधी हुई है ना। ये वही चेन, वही सारे बंधन उन सभी लोगों के लिए हैं जो मेरे लिए, या जो बंधन मुझे बांधे हैं वही सारे बंधन वो बाकी लोगों को भी बांधे हुए हैं। यहाँ बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस की बातें हो रही, चेन वो वाला बेड़ी मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है कि जिस तरह से मुझे बहुत सारे फ्रीडम रूल्स, फ्रीडम्स और राइट्स से अलग करके रखा गया, डिप्राइव करके रखा गया है, वैसे ही मेरे लोगों को भी रखा गया है। फिर ये पैसेज देखिए, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ से द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, लास्ट लाइन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता था कि ऑपरेसर, ऑपरेशन को जिसको सप्रेस किया जाता है ना, जिसको दबाया जाता है, उसका अपोजिट ऑपरेसर होता है, तो उसको लिबरेट करना चाहिए। और जितना ज़्यादा उसको दबाया जाएगा, किसी को जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ही ज़्यादा वो उसके अगेंस्ट में वॉइस उठाएगा, है ना। और एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है वो प्रिजनर होता है किसका? नफरत का, मतलब उसको नफरत ने बांध रखा है। वो नैरो माइंडनेस और प्रिजुडिस के जो बार्स हैं, जो उसकी जो जेल है, उनके पीछे वो बंद है ना। यानी कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को रोकता है, उसके उसको किस क्या क्या जो बैड क्वालिटीज़ हैं, नफरत, है ना, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस उसको कहते हैं जब हम किसी के बारे में कोई गलत अनुमान रखते हैं, पूर्वानुमान, ठीक है। और उसके साथ साथ नैरो माइंडनेस, जब हम किस बहुत ही नैरो होकर सोचते हैं तो उसको नैरो माइंडेडनेस कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने ही कि एक आदमी को दूसरे आदमी की फ्रीडम को रोक के रखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मैं सच में इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं दूसरे लोगों की या किसी और की फ्रीडम लूँ, और मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मेरी जो फ्रीडम है उसको मुझसे ले लिया जाए। और इनको ऑपरेस्ट करना ऐसा है कि जैसे आप ह्यूमैनिटी को रॉब कर रहे हो, यानी कि मानवता पे डाका डाल रहे हो, मानवता को ख़त्म कर रहे हो। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है इस पूरे पैसेज में कि जब आप किसी को सप्रेस्ट करते हो, किसी को दबाते हो, तो वो और ज़्यादा आपके अगेंस्ट उठ के खड़ा होता है। और जब एक मानव, एक इंसान किसी दूसरे इंसान का राइट्स को, उसके फ्रीडम को छीनता है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर बहुत सारे बुरे गुण जो हैं वो हावी हैं, है ना। तो और ये फिर लास्ट में कह रहे हैं कि अगर आप किसी से उसकी ह्यूमैनिटी को, सॉरी, उसकी फ्रीडम को छीनते हो, तो इसका मतलब है कि आप मानवता का कत्ल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे, सॉरी, ये इनकी बायोग्राफी पूरी ख़त्म हो जाती है, और मुझे होप है कि आप लोगों को शायद ये समझ में आ भी गया हो
फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो क्लियर कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं इस पे क्वेश्चंस की, है ना। देखिए इस पे 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि नेल्सन मंडेला कौन है और ये अपार्थाइड टर्म जो है ये क्या है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर उन्होंने किस तरह से इस टर्म के अगेंस्ट वॉइस उठाई, और फिर उनकी जर्नी के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि वो कैसे अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन जो है इसके इम्पॉर्टेंट हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन जैसे कि बुक्स में भी दिया हुआ है कि उनकी जो हंगर थी फ्रीडम के लिए वो कैसे इतनी स्ट्रांग हुई, है ना। और जैसा कि अभी ये जो लास्ट पैसेज था इसमें जो था ना कि किस तरह से ऑपरेसर जो है वो लोगों की फ्रीडम को ऑप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कैसे है। तो देखिए अगर टेक्स्ट क्लियर है आप लोगों को तो फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। और अभी आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो मैं एग्जाम से पहले एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करूँगी और ये भी बताऊँगी कि आप लोगों को किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक्स की थी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आंसर देने में, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी और उसको अपलोड भी करूंगी पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगी क्वेश्चन के। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एकदम डिटेल में, अभी टाइम है। और आपकी जो भी चीज़ें डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए अपने टीचर्स के थ्रू, खुद से उसको डाउट्स को लेके बैठे मत रहिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।